हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, तो इस वीडियो में मैं यूनिट फर्स्ट के रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं और जो पेपर में आए हैं वो लेकर आई हूँ। और इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ जो सही आंसर है उसके साथ जो और ऑप्शंस हैं उनको भी बताया हुआ है, उनको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि जब मैंने अपने नेट एग्ज़ाम की तैयारी की थी तो मैंने इस तरह से की थी, मैंने सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, उसके साथ जो बाकी भी ऑप्शंस थे उनको भी स्टडी किया था। सो आज हम यूजीसी नेट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड इवन सीयूईटी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और एग्ज़ाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ये रिपीट होते रहते हैं और इनके आने के हाई चांसेस हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया कौन सा था? वो कौन सा था? बंगाल गैजेट। सो बंगाल गैजेट को जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में कलकत्ता से स्टार्ट किया था एंड इसको हिकी गैजेट भी बोलते हैं। और ये इंडिया का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर माना जाता है। एंड जो इसके साथ बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में अगर बताऊं तो द स्टेट्समैन जो है ये 1875 में स्टार्ट हुआ था, दी हिंदू 1878 में स्टार्ट हुआ था एंड टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 में स्टार्ट हुआ था। सो एग्ज़ाम में फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया और फादर ऑफ इंडियन प्रेस दोनों कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको डेट्स याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसके साथ साथ बंगाल गैजेट के साथ साथ बाकी तीन जो न्यूज़पेपर्स हैं वो कब शुरू हुए थे उनकी डेट, उनके ईयर भी बता दिए हैं, तो आप ये सब चीज़ें भी साथ में याद रख सकते हो। देन लेट मी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट कब पास हुआ? तो अब इसके बारे में बताऊं तो ये 1867 में स्टार्ट हुआ था एंड ये ब्रिटिश टाइम का एक्ट था जिसका मेन पर्पस था प्रिंटिंग प्रेस और न्यूज़पेपर्स को रेगुलेट करना। एंड इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी थी और एडिटर पब्लिशर की डिटेल्स जो होती हैं वो देनी पड़ती थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि प्रेस रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट जो है ये इंडिया में भी एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट्स मोस्टली 1956 जो है ना ये कंफ्यूज कर देता है क्योंकि वो प्रेस काउंसिल से रिलेटेड ईयर है। तो प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट का क्या था? 1867। सी एंड बाकी सब जो ऑप्शंस हैं ये अनरिलेटेड है और उस ईयर में ये एक्ट जो था ये शुरू नहीं हुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। क्यों? क्योंकि उन्होंने संवाद कामुदी और मिरातुल अकबर जैसे न्यूज़पेपर्स को स्टार्ट किया था और जर्नलिज्म को सोशल रिफॉर्म का एक टूल बनाया था। अब वहीं जेम्स ऑगस्टस हिकी को फादर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है, जर्नलिज्म नहीं। सो ये डिफरेंस एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है क्योंकि फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म इज़ राजा राम मोहन राय और वहीं फादर ऑफ इंडियन प्रेस जेम्स ऑगस्टस हिकी। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज, इंडिया में फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट कब हुआ? 1923 एंड रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू किया था। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी बनी थी और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो नाम जो था उसको ऑफिशियली यूज़ हुआ था। एंड एग्ज़ाम में मोस्टली ऑल इंडिया रेडियो और फर्स्ट ब्रॉडकास्ट की डेट्स ना अलग अलग पूछ लेते हैं, तो वो आपको याद रखना है कि फर्स्ट ब्रॉडकास्ट कब हुआ था एंड ऑल इंडिया रेडियो कब शुरू हुआ था। Now I'll go to the next slide. So the fifth question is, दूरदर्शन ने टेलीकास्ट कब स्टार्ट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1959 में। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में पहला एक्सपेरिमेंटल टेलीविज़न सर्विस स्टार्ट हुआ था और 1965 में रेगुलर सर्विस शुरू हुआ था और 1976 में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना था। सो ये तीन डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको एक क्वेश्चन के अंदर तीन तीन ईयर्स पता चल रहे हैं, तो ये चीज़ें आप एक जगह नोट कर लो। और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप मुझे मेल आईडी है मेरी raminbhardwaj@gmail.com, आप वहाँ मेल करिए, मैं आपको पीपीटी भेज दूँगी।
नाउ क्वेश्चन 6 इज फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में था? सो इट वाज इन बंगाली। बंगाली लैंग्वेज में दिग्दर्शन और संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर्स आए थे। हिंदी का फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था? उदंत मार्तन, जो 1826 में आया था। नाउ क्वेश्चन 7 इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब अपॉइंट हुई? सो इट्स करेक्ट आंसर इज 1953। इस कमीशन को फैजल अली लीड कर रहे थे एंड पर्पस था लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना। सो 1955 में रिपोर्ट सबमिट हुई थी और 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, बाकी ऑप्शंस के भी मैं आंसर दे रही हूँ, साथ साथ उसको लिख लेना। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, आपको नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठना है। ठीक है, आपको एक ऑब्जेक्टिव के अंदर 2-3 चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, येलो जर्नलिज्म का क्या मीनिंग है? इट मीन्स सेंसेशनलिज्म एंड एग्जैजरेशन। किसी भी चीज़ को सेंसेशनलाइज बनाना, उसको एग्जैजरेट करके प्रेजेंट करना, दैट कम्स अंडर येलो जर्नलिज्म। अब यानी जैसे आपकी शॉकिंग हेडलाइंस होती हैं, एग्जैजरेटेड न्यूज़ होती है और अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट यूज़ करते हैं जो लोग, उसको सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए येलो जर्नलिज्म उसको बोलते हैं। सो ये टर्म पुलित्जर ने दी थी और फेमस कहाँ से हुई थी ये टर्म? हार्ट्स के न्यूयॉर्क जर्नल से। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया की फर्स्ट न्यूज़ एजेंसी कौन सी थी? द आंसर इज एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, API। 1919 में ये एस्टेब्लिश हुई थी एंड PTI लार्जेस्ट एजेंसी है बट फर्स्ट नहीं है। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट है बट फर्स्ट नहीं है। सो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इज वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में आया। लॉर्ड लिटन ने लाया था। लॉर्ड लिटन ने इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट पास किया था जिसमें रीजनल न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए थे। देन बाद में लॉर्ड रिपन ने 1881 में इसे रिपेल कर दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पहली बार कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1956 में। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का पर्पस क्या था? प्रेस फ्रीडम प्रोटेक्ट करना और जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। ठीक है, 1978 में न्यू एक्ट के अंदर ये रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आपका, फर्स्ट प्रेस कमीशन कब अपॉइंट हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। जस्टिस GS राजाध्यक्षा इसके चेयरमैन थे और इसी कमीशन ने प्रेस काउंसिल एस्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन भी दी थी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 13 है, मीडिया लिटरेसी का मेन एम क्या है? एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑडियंस मीडिया क्रिटिकली एनालाइज करके देखता है, वो इसका करेक्ट आंसर है। यानी ऑडियंस फेक न्यूज़, बायस और प्रोपागेंडा को समझ सके, चीज़ों को देख सके, क्रिटिकली एनालाइज कर सके। एंड मोस्टली आज के डिजिटल एरा में मीडिया लिटरेसी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ क्वेश्चन 14 इज, प्रसार भारती एक्ट कब पास हुआ? 1990 में पास हुआ ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट क्या है? 1997 में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। प्रसार भारती ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को ऑटोनॉमस बॉडी जो है बनाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट कब आया? सो 1995 में आया था। केबल ऑपरेटर्स को रेगुलेट करने और प्रोग्राम कोड फॉलो करवाने के लिए ये एक्ट पास आउट हुआ था। नाउ 16th क्वेश्चन, UGC ने मास कम्युनिकेशन को नेट सब्जेक्ट कब रिकॉग्नाइज किया? ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। तो वो है 2002 में, क्योंकि इसके बाद मास कम्युनिकेशन ऑफिशियल नेट सब्जेक्ट बना। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अब इनमें से PCI का कौन सा फंक्शन नहीं होता है? ब्रॉडकास्ट लाइसेंस इशू करना इसका फंक्शन नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लाइसेंस जो है मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और TRAI इशू करता है एंड PCI सिर्फ क्या करता है? प्रेस से रिलेटेड बॉडी है। देन क्वेश्चन नंबर 18 इज, सेकेंड प्रेस कमीशन कब अपॉइंट हुई थी? 1966 में, और ये प्रेस कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए बनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इस IIMC कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1971 में हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ था और जर्नलिज्म एजुकेशन का एक टॉप इंस्टीट्यूट वो अभी भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसार भारती रिकमेंड किस कमेटी ने किया था? तो ये रिकमेंड किया था वर्गीज कमेटी ने। 1978 की कमेटी ने ब्रॉडकास्टिंग ऑटोनॉमी रिकमेंड की थी।
सो स्टूडेंट्स, मैं जो बोल रही हूँ आपने वो भी सुनना है, और जो भी जितना भी इस पीपीटी में लिखा है आपने उसको भी गो थ्रू करना है एक बार अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हो जो मेरे से स्किप हो जाए, बट वो पीपीटी में आपको मिलेंगी। सो यू नीड टू फोकस। देन क्वेश्चन 21 है, मैजिक बुलेट थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? तो दैट इज़ हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। एंड थ्योरी के अकॉर्डिंग मीडिया डायरेक्टली ऑडियंस पर पावरफुल इफेक्ट डालता है। देन क्वेश्चन नंबर 22 इज गिव द टू स्टेप फ्लो थ्योरी, एंड द करेक्ट आंसर इज पॉल लाजरसफेल्ड, क्योंकि मीडिया मैसेज पहले ओपिनियन लीडर्स तक पहुंचता है और फिर पब्लिक तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी किस पर फोकस करती है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑडियंस मीडिया का यूज़ कैसे करती है। ओके, सो यानी ऑडियंस पैसिव नहीं, इसमें एक्टिव होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज द मीडियम इज द मैसेज किसने दिया था? मार्शल मैकलुहान ने। ये मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में बताया था। एंड मीडियम खुद सोसाइटी को शेप करता है, सिर्फ कंटेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू मार्शल मैकलुहान। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। नेक्स्ट लाइन, हु गेव दी एजेंडा सेटिंग थ्योरी? एजेंडा सेटिंग थ्योरी किसने दी थी? मैकॉम्स एंड शॉ ने। सो मीडिया हमें क्या सोचना है ये नहीं बताता है, बट किस इशू के बारे में सोचना है वो डिसाइड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज नॉर्मेटिव थ्योरी का क्या एग्जाम्पल है? ठीक है, 4 थ्योरीज थी इसके अंडर, ठीक है। तो अथॉरिटेरियन थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ प्रेस। ओके, सो नॉर्मेटिव थ्योरीज बताती हैं कि मीडिया को सोसाइटी में कैसे फंक्शन करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज कल्टिवेशन थ्योरी किसने दी थी? हु गेव द कल्टिवेशन थ्योरी एंड हु डेवलप्ड द कल्टिवेशन थ्योरी? इट वाज जॉर्ज गर्बनर, क्योंकि लॉन्ग टर्म टीवी एक्सपोजर ऑडियंस की रियलिटी परसेप्शन चेंज कर देता है। ओके, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्योंकि अब मैं फिर से इन डेप्थ टॉपिक्स में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज़ें जो हैं पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है, यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर वीडियोस एंड यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी एलिजाबेथ न्यूअल न्यूमैन ने। उनका कहना था कि लोग माइनॉरिटी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते बिकॉज उन्हें आइसोलेशन का फेयर होता है, इसलिए मेजॉरिटी का डिसीजन जो है वो फाइनल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, सो क्वेश्चन नंबर 29 इज मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग मीडिया किसके इंटरेस्ट को सर्व करता है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज रूलिंग क्लास, एंड मीडिया मोस्टली आइडियोलॉजी और पावर मेंटेन करने का टूल बन जाता है, एंड वो किसका इंटरेस्ट सर्व करता है? रूलिंग क्लास का। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज नॉलेज सोसाइटी कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू पीटर ड्रकर। तो इनके अकॉर्डिंगली नॉलेज जो है वो मॉडर्न इकोनॉमी का मेन रिसोर्स बन जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31 इज इन इंडियन कम्युनिकेशन मॉडल शब्दा का मीनिंग क्या है? ठीक है, शब्दा रेफर्स टू व्हाट? सो वर्ड और साउंड एज सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर है। इंडियन फिलोसफी में शब्द का वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। ठीक है, शब्द को वैलिड सोर्स ऑफ माना जाता है। सो इंडियन फिलोसफी में शब्द को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 इज अरिस्टोटल मॉडल किस पर फोकस है? ठीक है, ये फोकस करता है पहले स्पीकर, देन स्पीच, देन ऑडियंस, देन ओकेजन। सो ये पर्सुएशन बेस्ड कम्युनिकेशन मॉडल है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, सो क्वेश्चन नंबर 33 इज बुद्धिज्म में राइट स्पीच किस पार्ट का एलिमेंट है? ठीक है, 8 फोल्ड पाथ होते हैं बुद्धिज्म में। ट्रूथफुल एंड मीनिंगफुल स्पीच पर इसका एम्फेसिस दिया जाता है, और ये चीज़ मैंने आपको लेक्चर में भी बताई थी। सो क्वेश्चन नंबर 34 इज प्लेटो कम्युनिकेशन और आर्ट को कैसे देखता था? तो इसका करेक्ट आंसर है लिमिटेशन ऑफ रियलिटी विच कैन मिसलीड पीपल। मीन्स प्लेटो आर्ट और पोइट्री को डेंजरस मानता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 इज इस्लामिक कम्युनिकेशन ट्रेडिशन किस पर फोकस करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ट्रूथफुलनेस, जस्टिस एंड कम्युनिटी वेलफेयर पे इस्लामिक कम्युनिकेशन ट्रेडिशन फोकस करती है, और एथिक्स और मोरालिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इज वैदिक कॉन्सेप्ट वाक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीच एज डिजाइन पावर। स्पीच को सेक्रेड माना गया है वैदिक कॉन्सेप्ट में। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। या हु गेव द नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र किसने दिया था? भारत मुनि ने दिया था। इंडियन ड्रामा, डांस और एस्थेटिक्स का ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है।
क्वेश्चन नंबर 38 इज रासा थेरी क्या है? सो इट्स आंसर इज इमोशनल और एस्थेटिक एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑडियंस जो इमोशनल फीलिंग एक्सप्रेस करती है वही रासा है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 39 इज, नाउ क्वेश्चन नंबर 39 इज नया स्कूल किस चीज़ पर एम्फेसिस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉजिक एंड रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 40 है अर्थशास्त्र कम्युनिकेशन को किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है? अगर तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेट क्राफ्ट, गवर्नेंस एंड एस्पियोनेज। एंड कौटिल्य कम्युनिकेशन को गवर्नेंस और इंटेलिजेंस टूल मानते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 41 इज कल्चरल इम्पीरियलिज्म का क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है वेस्टर्न मीडिया डोमिनेंस ओवर अदर कल्चर। एंड क्वेश्चन 42 इज ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट किसने दिया? मार्शल मैक्लुहान ने दिया था। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दुनिया को इंटरकनेक्टेड रखता है, उन्होंने ये बताया था। देन इस न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर डिबेट वॉज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, सो द करेक्ट आंसर इज ग्लोबल मीडिया फ्लो इम्बैलेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। क्या वॉट? क्वेश्चन नंबर 44 इज मैकवर्ल्ड क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है होमोजेनाइजिंग ग्लोबल कंज्यूमर कल्चर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मैकब्राइड रिपोर्ट का ऑफिशियल टाइटल क्या था? ठीक है, ऑफिशियल टाइटल इसका था मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46 इज इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का मेजर इफेक्ट क्या रहा? ठीक है, क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन से? प्राइवेट मीडिया एक्सपैंड हुआ एंड हाइब्रिड कल्चर आ गया, वेस्टर्न कल्चर भी इंडियन ट्रेडिशंस जो है वो फॉलो करने लग पड़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी किसने दी थी? एवरेट रॉजर्स ने दी थी, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी सोसाइटी में कैसे स्प्रेड होती हैं ये कौन एक्सप्लेन कर रहा था? एवरेट रॉजर्स की थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया था कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। देन क्वेश्चन 48 इज ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? सो ग्लोबल प्रोडक्ट्स को कैसे लोकली अडॉप्ट किया जाता है वो क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स इंडिया में जैसे मैकालो टिक्की देता है। नाउ वी मूव टू द लास्ट टू क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 इज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी किससे एसोसिएटेड है? सो इट इज एसोसिएटेड विद डेनियल लर्नर एंड विल्बर श्राम। एंड क्वेश्चन नंबर 50 इज टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म क्या कहता है? सो करेक्ट आंसर है इसका टेक्नोलॉजी सोशल चेंज ड्राइव करती है। सो स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारी आपको इसमें चीज़ें बताई हैं, प्लीज़ आप जो मैं आंसर बोल रही हूँ उसके अलावा भी गो थ्रू करना एक बार पीपीटी से। एंड ऑल्सो टू नो अबाउट दी मोर क्रोनोलॉजी या फिर क्रोनोलॉजिकली चीज़ें कैसे आई उनको समझने के लिए यू नीड टू गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। वो भी सुनना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ये पीपीटी से पढ़ना है। सो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, थेरी भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्जेक्टिव्स भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नेवर नो क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ की श्योरिटी नहीं दूंगी, बट मैं अपनी तरफ से जितना मैं पढ़ा सकती हूँ मैं उतना कोशिश करूँगी। सो आपको अगर रेलेवेंट लगा मेरा आज का लेक्चर, आपको लगा कि हाँ ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, या आपको लगा कि हाँ हम सही जगह आए हैं पढ़ने के लिए, सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो ये आज हमने पढ़ा था 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो भी यूनिट 1 से मेरे को मिले थे। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड यू कैन गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। So in next video I will start the unit 2 of journalism and mass communication UGC NET syllabus. So please stay tuned and do watch my videos. Till then, bye.